अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका। ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान के रिहाइशगाह में किसी भी वक्त बड़े ऑपरेशन का इम्कान है। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज से ही ज़मान पार्क के तरफ तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी। टोकर नियाज़ बेग की तरफ से नहर, मुगलपुरा और दीगर इलाकों में जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। पुलिस लाइन्स के बाहर सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने लाहौर कोर कमांडर हाउस के जलाओ घेराव में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब ने ज़मान पार्क में 40 मुबैना शरपसंदों की मौजूदगी का इल्ज़ाम आयद करते हुए PTI को 24 घंटों में मुल्जिमों को हवाले करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी डेडलाइन आज ख़त्म हो गई है। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान करते हुए पुलिस को शरपसंदों के खिलाफ फ्री हैंड देने का ऐलान किया था। और ज़मान पार्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपको उस हवाले से भी आगाह करेंगे। लेकिन अभी जो डेडलाइन दी गई थी वो आज ख़त्म ही है। इस पे बात करेंगे। रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान बेग, बताइएगा, आज ऑपरेशन किया जाना था जो दहशतगर्दों की निशानदेही की गई थी, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज़ 24 घंटे का वक्त दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ज़मान पार्क का जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन 24 घंटे की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो चुकी है और आज 2 बजे का टाइम था। अब तकरीबन उससे ज़्यादा 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऑपरेशन की कोई पुलिस अफसरान को कॉल मसूल नहीं हुई। अगर देखा जाए तो लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, अगर हम बात करें ज़मान पार्क की, तो ज़मान पार्क की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं, जेल रोड है, माल रोड है, धर्मपुरा अंडरपास है, इसके अलावा गड़ी शोका रोड है, उस पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसके अलावा जो सिविल पार्चात में पुलिस के अफसरान और एहलकार वो भी तैनात हैं। और 24 घंटे के अंदर ज़मान पार्क के अंदर जो एक पेशगोई की गई थी कि यहाँ पर दहशत गर्दों की जो है वो पनाहगाह है और जिन्होंने मुख्तलिफ जो कमरे लेके रखे हुए हैं और वहाँ पर वो दहशतगर्द मौजूद हैं। और हुकूमत ने इस हवाले से 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन उसी के थोड़ी बाद बता रहे हैं कि कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कोई मुतबादिल रास्ते भी बताए गए हैं? जी बिल्कुल जी, ये जो जेल रोड रास्ता है जो ज़मान पार्क की तरफ आता है, इसको जो मजांग चुंगी की तरफ मोड़ दिया गया है। और जबकि जो धर्मपुरे वाला रास्ता है उसको घड़ी शो की तरफ मोड़ दिया गया है। इसी तरह जो माल रोड का जो रास्ता है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उसको जेल रोड से केनाल रोड की तरफ मोड़ दिया गया है, शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब माल रोड ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब है कि पूरा लाहौर ब्लॉक हो गया। और अब आज 4 जो मकामात हैं वो बंद है, ज़मान पार्क की तरफ जो आने वाले रास्ते हैं और पुलिस की नफरी। ठीक है, यहाँ रास्ते बंद हैं और ऑल्टरनेट रूट्स इस्तेमाल करने का कहा गया है। मिर्ज़ा रमज़ान बेग साथ ही मौजूद रहेगा। इमरान भट्टी इस वक्त ज़मान पार्क अंदर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। इमरान भट्टी, बताइएगा, बताइए क्या है कि कारकुनान शायद गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर मौजूद थे लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने लोग हैं और क्या यहाँ पर मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है अभी? जी बिल्कुल, ज़मान पार्क के अंदर तो जितने भी कारकुन थे वो गुज़िश्ता रात में चले गए थे और यहाँ पे सिर्फ इमरान खान का सिक्योरिटी स्टाफ है। और अब से कुछ देर कबल इंसाफ लॉयर्स फोरम का 20 फीसदी वफद है वो यहाँ पर पहुंचे, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और उनको इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ और तमाम मीडिया जो पाकिस्तान के उनको भी अंदर बुलाया गया। और क्योंकि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की जानिब से कहा गया था कि 30 से 40 जो दहशतगर्द है वो ज़मान पार्क के अंदर छुपे हुए हैं, तो पाकिस्तान की मीडिया को बुलाकर विजिट करवाया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो इमरान खान की रिहाइशगाह का विजिट करे। और उससे कुछ देर कबल तमाम मीडिया ने उनकी रिहाइशगाह का विजिट किया। इस वक्त इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए भी अपने जो रहनुमा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उनसे मीटिंग कर रहे हैं और वकला से भी मीटिंग की जा रही हैं। खासतौर पर गुज़िश्ता रात भी उन्होंने एक वकला से मीटिंग की थी नैब के नोटिस के हवाले से। जो नैब ये बताइएगा कि जो इत्तलात आ रही हैं, इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ज़मान पार्क ग्रैंड ऑपरेशन का इम्कान है, चूँकि 24 घंटे की डेडलाइन तो ख़त्म हो चुकी, तो उसके बाद अब स्ट्रेटजी क्या है इमरान खान की? जी देखिए, राय के मुताबिक तो यही है कि इमरान खान अपनी लीगल टीम से मुशावरत कर रहे हैं, वकला से मुशावरत कर रहे हैं कि अगर इस तरह का अगर कोई ऑपरेशन किया जाता है तो पुलिस को फुल एक्सेस दी जाएगी इमरान खान की रिहाइशगाह की कि वो आएँ और जो उनका टारगेट है वो अपना यहाँ पे सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमने विजिट किया है सारा, तो यहाँ पे तो सिवाय इमरान खान की सिक्योरिटी के कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी स्टाफ है और जो हर वक्त उनके साथ रहता है, जबकि इसके अलावा सिविल कपड़ों में पुलिस के जो एहलकार हैं जो
साबिक जनरल के प्रोटोकॉल की हैसियत से यहाँ पर तैनात थे, वो मौजूद है अंदर इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर। तो और वकला की टीम है, इसके अलावा इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर कोई नहीं, और इमरान खान के साथ उनकी जो अच्छा फैमिली इमरान, है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुलिस एहलकार मौजूद हैं सिविल कपड़ों में वहाँ पर, क्या ऑपरेशन शुरू करने के कोई इम्कानात हैं? कोई उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे ज़मान पार्क के अंदर, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है ये तो साबिक प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो उनको दी गई है, और ये वो पुलिस के एहलकार यहाँ पे तैनात है। जबकि माल रोड और जो सुंदरदास रोड है वहाँ पे पुलिस के एहलकार तैनात है, ट्रैफिक के लिए रोड को बंद किया गया। अभी तक मुमकिन तौर पर ऐसा माहौल नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे पुलिस ऑपरेशन करने जा रही है। तो इस वक्त इमरान खान अपनी फैमिली के साथ अपनी रिहाइशगाह के अंदर मौजूद है और वकला उनके साथ मुलाकात लीगल टीम से मुशावरत हो रही है। इमरान साथ रहिएगा। रमज़ान बेग ये बताएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जब ये रुकावटें खड़ी की गई थी पंजाब पुलिस की जानिब से, लेकिन फिर रात गए ये खबरें आना शुरू हुई कि ये रुकावटें हटा दी गई हैं, रास्ते खोल दिए गए हैं, मॉल रोड अंडरपास भी खोल दिया गया है, लेकिन सुबह से यहाँ पर फिर ज़्यादा मूवमेंट है पुलिस एहलकारों की। ये गुज़िश्ता रात क्या हुआ था जब यहाँ से रुकावटें हटा दी गई थी? बिल्कुल जी, जब गुज़श्ता रात ये हुआ तो उसके वक्त बाद जो तकरीबन 12 बजे के बाद जो रुकावटें थी वो हटा दी गई थी। उसके बाद ये आईजी जिसमें सीसीपी लाहौर और डीआईजी शामिल थे, इजलास हुआ और हुकूमती जो डेडलाइन थी उसका इंतज़ार किया जा रहा था। इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें ज़मान पार्क की लाइव इतलात से अपडेट कर रहे थे। अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करेंगे G20 इजलास की। चीन और तुर्किया ने इंतहा पसंद मोदी हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया है। भारतीय साजिश को मद्देनजर रखते हुए चीन और तुर्किया ने श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास में शामिल न होने का ऐलान कर दिया है और मकबूजा इलाके श्रीनगर में G20 इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत G20 इजलास की आड़ में गैर कानूनी इक़दामात जायज़ करार देने की कोशिश कर रही है। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्वीहा तलब मसला है। इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत 22 से 24 मई मकबूजा इलाके श्रीनगर में G20 इजलास के इनकाद करने जा रही थी। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खत्ते में G20 इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। चीन और तुर्की ने इसी वजह से श्रीनगर में G20 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन और तुर्किया ग्रुप 20 इजलास के इन रुकन ममालिक में शामिल है जो आइंदा हफ्ते श्रीनगर में होने वाले इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब, नजम साकिब साहब भी हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नजम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये फरमाइएगा कि भारत बहुत से गैर कानूनी हथकंडे आजमा रहा है और इसी सिलसिले की एक कड़ी है G20 इजलास का इनकाद मकबूजा कश्मीर में करवाना। बहुत से ऐसे गैर कानूनी और जालिमाना अहदाफ हैं जो कि हासिल किए जाने हैं। इससे किस तरह से देखते हैं इस अहम डेवलपमेंट को आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वो जिस किस्म के भी अज़ाइम की आप बात कर रहे हैं वो भारतीय नज़ाइम में से किसी एक पे भी पूरा नहीं उतर सकेगा, ना इसको पूरा कर सकेगा, और उसकी मैं वजह बताता हूँ। देखिए, ये जो G20 है इसके मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में किए जाते हैं। जिस तरह SCO का था उसमें भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में। अब मकबूजा कश्मीर में ये टूरिज़म का ये फैक्शन रख के, सेगमेंट रख के, तो हिंदुस्तान ये दुनिया को बताना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये जो वैली है, ये जो मुतनाज़ा इलाका है, ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और इसको लाइटली लिया जाए। क्योंकि जिस तरह अगर पूना में या दिल्ली में कोई हो रहा है फंक्शन तो चले जी इसमें भी हो जाए। अच्छा, इससे वो चाहता है, इसको हम कहते हैं यानी टेक्निकल ज़बान में इम्प्लाइडली वो चाहता है कि माना जाए कि जम्मू और कश्मीर जो है वो 5 अगस्त 2019 को जो इक़दामात उन्होंने किए थे, 370 जो है वो एब्रोगेट किया था, वो अब उस दुनिया उसको तस्लीम कर ले। अब क्या इससे ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा और ना ही हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये यानी पता होना चाहिए कि हमारी आज की इत्तला के मुताबिक इस यानी टूरिज़म के इस यानी इवेंट को चाइना ने और टर्की ने कहा है कि हम इसमें नहीं आ रहे, हम इसमें शमूलियत नहीं इख्तियार कर रहे। और चूँकि G20 में ये 2 यानी ममालिक और भी हैं मुसलमान, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, तो हमारी तवक्को ये है, इस्लामाबाद की तवक्को ये है और कश्मीरियों की तवक्को ये है
कि ये दो मुसलमान भी कहें कि हमने नहीं आना। इससे ये होगा कि हिंदुस्तान को अच्छी तरह से पता लगेगा कि ये इतना आसान नहीं होता कि किसी मुतनाज़ इलाके में आप एक रूटीन का कोई यानी मल्टीलैटरल या कोई इंटरनेशनल इवेंट जो है वो कर सके। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, उनसे भी बात करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। G20 इजलास होने जा रहा है जिसमें चीन और तुर्की ने ना जाने का ऐलान किया है। क्या लगता है आपको भारत पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? चीज आई थिंक क्लियर है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है और जो भी इनके एक्ट्स थे अगस्त 2019 के, उसी का फॉलो अप है। और अभी जो है अल जजीरा में भी एक रिपोर्ट आई जिसमें यूएन स्पेशल जो इनके रिपोर्टर्स हैं फर्डिनेंड डी वेर्नेस, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा जी कि यू कैन नॉट नॉर्मलाइज ब्रूटैलिटी, क्या आप बेसिकली जुल्म और सितम को नॉर्मलाइज करना, ऐसा नहीं होगा। तो यूएन में भी ये चीज़ उठाई गई है और उन्होंने एडवाइस किया है G20 को, जितने भी ममालिक हैं जी, कि आप लोग शिरकत ना करें, बिकॉज फिर आप स्टैम्प करेंगे कि ये नॉर्मल है और सारा कुछ जो है इट्स ओके। जो चाइना और टर्की का जो इसमें एब्सेंस है बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं G20 के। और जिस तरह आई थिंक नजमुल साकिब साहब बता रहे थे कि कुछ इवेंट्स में ये ऑक्यूपाइड कश्मीर में करा के श्रीनगर में शो करना चाहते हैं, तो उसमें टर्की का हमारे साथ प्रिंसिपल स्टांस रहा है, डिस्पाइट के भी आप देखें इलेक्शन हो रहे और अभी लेट्स से गवर्नमेंट ट्रांजिशन में है, लेकिन उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है। चाइना की एब्सेंस की दो वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान को प्रिंसिपली वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनको ताइवान क्वेश्चन पे सपोर्ट करते हैं तमाम आर्मी फोरम पे। दूसरा, चाइना का अपना जो है जो इंडियन जो अरुणाचल प्रदेश है और बॉर्डरिंग रीजन पे एक क्लेम है, इनकी लड़ाई हुई है रिसेंटली 2020 में, जिसमें चाइना ने तकरीबन 14.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लिया था और वो जनरली समझते हैं कि इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो वहाँ पे आई थिंक दे आर द थर्ड पार्टी ऑल्सो, और पाकिस्तान के साथ उनकी कोलैबोरेशन है। बाकी नजम साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को चाहिए कि एग्रेसिवली जो हमारे बाकी ब्रादर ममालिक हैं लाइक इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, ऑल्दो अभी मैं देख रहा था कि शायद उनके कोई लोअर लेवल के एम्बेसडरियल जो स्टाफ है दिल्ली से वो अटेंड कर, लेकिन एनी केस अगर हम उनको भी लेट्स से कन्विंस कर सकते हैं कि वो वहाँ ना हो, तो आई थिंक दिस विल बी अ बिग मैसेज। अगर OIC का कोई वहाँ पे बंदा नहीं होता मेंबर, और चाइना और टर्की तो एनी केस एब्सटेन कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है आई थिंक जो हमारा रोल बनता है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और जितनी भी NGOs है, ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स वॉच है, जेनोसाइड वॉच है, उनको ये चीज़ जो है कम्युनिकेट की जाए। एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगा कि 10 लाख फौज रख के आप कश्मीर में नॉर्मलसी शो कर रहे हैं। मुझे आप दें 10 लाख फौज और मैं जाके महाराष्ट्र में लगाता हूँ कर्फ्यू 1 साल का और देखता हूँ कौन बाहर निकलता है। तो दिस इज वेरी वेरी एब्सर्ड एफर्ट बाय इंडिया एंड आई एम श्योर इसका जो भयानक चेहरा है वो बेनकाब भी होगा, लेकिन पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बड़ा एग्रेसिवली मूव करने की जरूरत है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को इस सिलसिले में जो है इकदाम करने की जरूरत है। बरगीर साहब साथ ही रहिएगा। नजम साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो जनरली ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की लॉबिंग कश्मीर के हवाले से उसको आप इस वक्त कहाँ पर देख रहे हैं। सेकेंडली, अभी आपने बात की कि जी इंडोनेशिया और सऊदी अरब, हमें उम्मीद है कि वो भी इसका बाइकआउट करेंगे, वो भी नहीं आएंगे। लेकिन UN की करारदादों पर अगर अमल नहीं हो रहा तो जो दीगर मेंबर ममालिक हैं इसके G20 के, क्या उन्हें भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप नहीं समझते कि बाइकआउट करना चाहिए या पाकिस्तान को इस सिलसिले में लॉबिंग करनी चाहिए? लॉबिंग की जहाँ तक बात है, ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ ये कि सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया जो कि हमारे बड़े ही करीबी दोस्त ममालिक हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें अमेरिका है, इसमें कनाडा है, इसमें और इस तरह के अहम यूरोपियन ममालिक हैं, EU खुद है। उसमें भी हमारे जो सुफरा हैं उन्होंने ना सिर्फ अभी से बल्कि जब से ये पता लगा है कि मकबूजा कश्मीर में ये इवेंट हो रहा है, तो हम हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे हम जो वहाँ की होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ हमारा लिंक है और वो हमारी पोजीशन अच्छी तरह समझते हैं, हमारे कश्मीरियों की पोजीशन अच्छी तरह समझते हैं, हिंदुस्तान की जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की और इंटरनेशनल लॉ की उसको भी अच्छी तरह समझते हैं। हम जब उनसे मीटिंग करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि देखिए, हमने माना तो नहीं ना अभी कि ये मकबूजा कश्मीर जो है वो यानी हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया है। अब मुसीबत ये है कि हमारे कुछ इंटरेस्ट उनके साथ वाबस्ता हैं। मिसाल के तौर पे जो हिंदुस्तान का साइज है, जो उसकी मार्केट है, जो उसकी पॉलिटिकल जो प्रोवेस है, जो यहाँ पे उसका रोल है कि उसने यानी चाइना कंटेनमेंट करनी है, उसको एक रोल तफवीज़ किया गया हुआ है वेस्ट की तरफ से, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से।
तो अब अगर वो यानी फर्ज करें कल को यूनाइटेड स्टेट्स या यूके या ऑस्ट्रेलिया यानी ये कहते हैं कि जी हम कश्मीर की वजह से, तो उससे दो मसाइल इन ममालिक के लिए पैदा होंगे। लेकिन मैं आपको और आपके लाखों नाजरीन को ये बताऊं कि पाकिस्तान का उसूली स्टैंड जो कि एंकर करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मुतल्लिका रेजोल्यूशंस पे, जिनके तहत इसका भी फैसला होना है कि कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ आना है कि हिंदुस्तान के साथ आना है, इसको दुनिया मानती है। अब ये कि कुछ आपके ऐसे दोस्त हैं करीबी, जिस तरह के आप यानी आपने और जीशान ने जिक्र किया कि जिस तरह यानी तुर्की है या चाइना है या इंडोनेशिया है या सऊदी अरेबिया है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हर एक का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट है। तो उसमें देखते हैं कि किस हद तक, मिसाल के तौर पे अगर इंडोनेशिया से साहब ये फॉरेन पॉलिसी का भी आपने जिक्र किया है, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और कश्मीर फ्रंट जिस अग्रेसिव तरीके से आनी चाहिए, आप समझते हैं कि उसको अचीव कर रहे हैं एग्रेसिवली, हम अपना ये जो नैरेटिव है वो पहुंचा रहे हैं? देखिए 1948 से लेके आज तक अगर कश्मीर का मसला जिंदा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी अभी भी डिस्प्यूटेड है, हत्ता कि उसने अपना यानी हिंदुस्तान ने अपना 370-35 से ये सारा कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी मसला वही है, तो कुछ तो क्रेडिट दीजिए ना पाकिस्तान के सिफारतकारों को, कुछ तो क्रेडिट दीजिए उन लोगों को जो कि जिनका जब उनको बाहर भेजा जाता है किसी मुल्क में तो 4 चीजें उनको बताई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 कश्मीर होता है, नंबर 2 ये होता है कि आपने अपने वहां पे जो कम्युनिटी है, जो एक्सपैट्स हैं, जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका ख्याल करना है। अब ये याद रहे कि हिंदुस्तान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद, अब इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद ये तस्लीम नहीं करवा सका किसी एक मुल्क से भी। आप देखें किसी एक मुल्क ने भी, जब ये 2019 में हुआ था, किसी एक मुल्क ने भी ये नहीं कहा कि जी हमें मंजूर है, आप जो है वो ये आपका, हत्ता कि ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं सार्क के, जिस तरह श्रीलंका है, जिस तरह नेपाल है, जो कि हिंदुस्तान की बात बड़ी मानते हैं, इन्होंने भी नहीं कोई सरकारी तौर पे कहा कि आपने ये किया लिहाजा ये आपका साथ ये यानी आपका हिस्सा है। एक बड़ी अहम बात याद रखने वाली ये है कि यूनाइटेड नेशन जिसमें कि दुनिया के सारे ममालिक मौजूद हैं, जिसमें ये मुत्तफिका करारदादें अभी भी एजेंडा पे हैं, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान जो मर्जी कर ले, अपनी मर्जियां तो वो कर रहा है, अब यानी वो जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन दुनिया इसको नहीं मानती कि ये जो मकबूजा कश्मीर है ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि 48 से लेके आज तक कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि पाकिस्तानी सिफारतकारों ने या पाकिस्तानी जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने कश्मीर की बात ना की हो, और इन्हीं लोगों की कोशिशों की वजह से आपका मीडिया इसमें शामिल है। देखिए ना, हम इस वक्त बात कर रहे हैं, या यानी ये आपका जो सुनो टीवी है, इस पे हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, रेडियोस पे, अखबारों में यानी कॉलम लिखे जा रहे हैं। कश्मीर वो एक वाहिद मसला है जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यूनैनिमसली इस पे कभी भी कोई नेगेटिव वोट नहीं आया। लिहाजा यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पे कश्मीर अभी मसला जिंदा है, और इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेगा जब तक ये कश्मीरियों के हक में उसूली तौर पे हल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। वकार खान साहब, क्यों आलमी तौर पर आवाज़ नहीं उठाई जाती? जिस तरह से मतनाज़े इलाके में कोई भी बैनुल अक़वामी इवेंट नहीं किया जा सकता, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी खिलाफ वर्जी है, आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसके बावजूद इस्लामी ममालिक इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। तो क्या वजह, कोई पर्सनल इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के भारत के साथ हैं? इसमें आई थिंक आई टेक जहाँ नजम साहब ने बात की, और एट टाइम हम बहुत ज्यादा आई थिंक सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। हाँ जी। कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान के लेट्स से टूल्स हैं पावर के, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, जो बड़े, उसमें 4 मैं गिनवाता हूं। तो डिप्लोमेटिक जिसकी बात की, आई थिंक हमारी फॉरेन ऑफिस ने फ्रंट लाइन पे होके लड़ा है, और इसमें आई एम श्योर हर जगह पे, हर कंट्री में, हर रीजन पे और हर फोरम पे उन्होंने उठाया, और जितनी एफर्ट कर सकते हैं। फिर आपका एक इकोनॉमिक टूल होता है कि आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, देन इज योर लेट्स से मिलिट्री, एंड देन कम इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग भी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। तो 4 बड़े टूल हैं। देन लीगल है कि आप इंटरनेशनल फोरम पे जाके लड़ते हैं। तो इस तरह आगे अगर आप एक्सपेंड करें, पाकिस्तान ने कोशिश सारी की है। दिस इज द ओनली इशू जिसके ऊपर 4 लड़ाइयाँ
और 2 आप कह लें हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ठीक है ना। आप ये 48 की वॉर है जिसमें हमारे जी हाँ, बिल्कुल बेशतर कश्मीरी भाइयों मौके ने ऐसे आए मिलके हैं जो कि जीता। सिर्फ और सिर्फ तो इस कश्मीर लिहाज से की मैं अगर वजह पाकिस्तान से ने पूरी थे। एफर्ट ठीक है, माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब, वक्त हमारे पास कम है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। नजम साकिब साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और यकीनन जिस तरह से नजम साहब बात कर रहे थे, हमारे सिफारतकार खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिसकी बात की जाती है, कश्मीर का मसला, उसके सिलसिले में जो लॉबिंग की जा रही है, यकीनन वो काबिल सत्ताइश है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए बुरी खबर है। इस खबर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करेंगे उकाड़ा, हवेली लखा और चूनिया में बिजली के खस्ता हाल पोल, दीवारों और ज़मीन के साथ लटकती तारें इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक हो चुकी हैं। आपको बताएं कि बाबडा इंतज़ामिया की गफलत, मुतादिद दरखास्तों के बावजूद हाई वोल्टेज लटकती तारों का मसला हल ना हो सका। ज़िला उकाड़ा की बड़ी आबादी जो है, शहर में रहने वाले लोग हैं, वो खस्ता हाल बिजली के पोल से मुतासिर हो रहे हैं। ये पोल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। उकाड़ा में हादसात मामूल बन चुके हैं, जिससे 4 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके, जबकि 3 अफराद झुलसकर जख्मी भी हुए और 5 अफराद करंट लगने से अपाहज भी हुए। इसके बावजूद हवेली लखा और चूनिया में बिजली की लटकते तार शहरियों की जान के दुश्मन हैं। लेस्को इंतजामिया है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग। पहले हम बात कर लेते हैं चूनिया की क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे से। बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, जहाँ गफूर अंजुम हमारे साथ मौजूद है। गफूर, चूनिया में इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिजली के लटकते तार जो जा बजा बिखरे पड़े हैं, क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही? बिछी हुई सैकड़ों की तादाद में बिजली की नंगी तारें लेस्को वापडा चूनिया की नैली का मुंह बोलता सबूत है, जो कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा इससे रूनुमा हो सकता है। इसी हवाले से जानते हैं, मेरे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं और वो आला हकाम से वो क्या मुतालबा करते हैं। यहाँ पर पहले भी 1-2 बच्चों को और जानवरों को जो है ना पहले करंट लग चुका है, तो मेरे ख्याल से तो एक्सिन चूनिया जो है एसडीओ है वो कि बड़े हादसे का जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार उनको दरख्वास्तें भी दी, लेकिन उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। तो हमारी आला हुकाम से यही अपील है, ऐसी कसूर से और दीगर आला हुकाम से, कि इस पर नोटिस लिया जाए और ये जो सैकड़ों की तादाद में बिछी हुई मौत का, मैं इसे लफ्ज़ कहूँगा, ये मौत इन्होंने बचाई हुई है, इसको पोल के ऊपर किया जाए। उनका कहना था कि हमारा आला हकाम से अपील है कि खुदारा इस पर नोटिस लिया जाए, ये जो ज़मीन पर बिछी हुई नंगी तारें हैं इसको पोल के ऊपर किया जाए, ताकि हमारे जो जानवर हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो महफूज रह सकें। जी, अब्दुल गफूर अंजुम हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। एक्सियन चूनिया और इंतजामिया को इस हवाले से एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब बात करें उकाड़ा की। उकाड़ा में भी बेतरतीब उलझी हुई तारें हैं और बिजली के पोल से मुल्हिका बड़े कदावर दरख्तों की मौजूदगी से जहाँ इंसानी जिंदगियों पर खतरे मंडला रहे हैं, वहीं लेस्को वापडा उकाड़ा के अफसरान और मुलाजमीन की नाअहली खुलकर सामने आ रही है। इस पर बात करेंगे, सलमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? उकाड़ा की बात की जाए तो उकाड़ा शहर के बाज़ारों और गली मोहल्लों में लटकती हुई ये तारें, उलझी हुए मीटर और ये ऐसे पोल जो बिल्कुल गिरने के बराबर हैं, उन पोल से ना बल्कि जो वापडा का नुकसान हो रहा है, बल्कि शहरियों को भी अपनी जानों का नुकसान करना पड़ रहा है। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो ये तारें हैं ये उलझी हुई और ये जो मीटर्स हैं, पोल्स हैं, इनसे कई दफ़ा दर्जनों लोगों को नुकसानात हुए हैं, जिनमें 4 लोग अपनी जान की बाजी हार गए, 3 लोग झुलस गए और 5 लोग जो शदीद ज़ख्मी होने के बाद अपाहिज हो गए। इस पर जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए ताकि इंसानी जानों का और वापडा का माली नुकसान बचा जा सके। जी, हवेली लखा की बात कर लेते हैं, जहां वापडा की गफलत और नाअहली के बाद शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। दीवारों और ज़मीन के साथ लटकते बिजली के तार इंसानी ज़िंदगियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, यहाँ क्या सूरत हाल है इस सिलसिले में? वापडा की गफलत और नाअहली की वजह से शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। खंभों के साथ लटकती हुई क्रैक नंगी तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। शहर के अंदरून मोहल्ला जात के अलावा दीगर गुजरगाहों पर बिजली की लटकती तारों की वजह से शहरी इंतहाई अजियत का शिकार हैं, जबकि अक्सर बिजली की लटकती हुई क्रैक और बसीदा तारों में बारिश के दौरान दीवारों में करंट आने पर ज़्यादातर बच्चों और शहरियों की ज़िंदगी भी दांव पर लग चुकी है और दर्जन से ज़ायद शहरी और बच्चे करंट लगने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुतअद्दिद बार शहरियों ने एसडीओ वापडा, हवेली लखा को दरख्वास्तें भी गुजारी, लेकिन इनका मुस्तकिल हल
नहीं निकल सका। यहाँ के शहरियों और इलाका मुकीनों ने लेस्को वापडा के आला अफसरान से अपील की है कि लटकती और क्रैक तारों का ठोस हल निकाला जाए ताकि मजीद कीमती जानें करंट लगने या किसी बड़े हादसा से महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया आपका वकास, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बिजली के खस्ता पोल और लटकती हुई तारें जो हैं वो वहाँ पर शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। तारा जी बारिश आंदी है, अरथ आंदा है जी, बच्चे इत्थे खेडदे होंदे ने, उन्हां नूं 2 दफा करंट लग्या भी है जी। टोटल नंगियां तारां एवें थल्ले पईयां ने जी। तारां टोटल आबादी ते नंगियां खाइयां ने, बच्चे भी साडे तंग नूं, साडा माल भी तंग है, असीं भी तंग आए। वापटा वाले जेहड़े नूं वो किसी दी सुन नहीं सकदे, वो जलील कर रहे नूं। हमारी गली में खंबे लगे हुए हैं बिजली के, इनके ऊपर है ना मीटरों के तारों का गुंजल पड़े हुए हैं, सारे काम खराब हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। मीटर जो है आए दिन कोई ना कोई जला रहता है। बिजली की जो वायरें है ना, ये एक गुंजल बना हुआ है, शॉर्ट सर्किट होता है, इससे जो है ना आग लग जाती है। ये तारे मौत का समान है सर जी, इधर बहुत परेशानी है। ये इधर बत्ती लगी है जी, ते बच्चों ने दौड़ लगी है, ते मज्जां ने भी लगी है, ते तारां वेले बारिश आंदी है उसले बड़ा अजाब बन जाता है जी। कोई बच्चा लंघदा, कोई बीबी लंघदी है, ते द्वार ना या हत्थ भी टच करने हैं। बारिश बहुत ज्यादा आंदी है ते उनदी वजह तो जेड़ा ना भी बच्चे नाल लग जांदे ने बत्ती नाल। अवाम की परेशानियाँ और उनकी मुश्किलात आला ऐवानों तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है और हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। लेकिन इस सिलसिले में जब मुतालिका इदारों से और मुतालिका लोगों से राबता किया जाता है तो वो इस सिलसिले में जवाब देना भी पसंद नहीं करते। हमने कोशिश की मलिक शाहिद इकबाल जो कि एक्सियन वापडा हैं, मकबूल अहमद गौरी जो कि STO वापडा हैं और एक्सियन वापडा उकाड़ा अताउल मजीद साहब से रब्ता कर सकें और उनकी तवज्जो इस ताने मबजूल करवा सकें, लेकिन अभी तक वो इस पर कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले प्रोग्राम्स में इनसे रब्ता करें और इनका मौक़िफ़ जान सकें। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।